किसी ने ये नहीं सोचा था ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी एक दिन 200 सालों तक इंडिया पर राज करेगी। शशि थरूर के मुताबिक ब्रिटेन ने 200 सालों में इंडिया से करीबन 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। इंडिया तो उनके लिए प्लान बी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट चॉइस तो इंडोनेशिया थी। लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जेपी सैंडर्स को गोली मारी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कभी आई ही ना थी अगर जहांगीर एक गलती ना कर बैठे होते। क्लियो को पता था वह सिराज को मैदान में नहीं हरा सकता। एक सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई। मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया गया, बदले में औरंगजेब को बंगाल की पूरी दौलत। नमस्कार दोस्तों, साल 1600 लंदन की गलियों में कीचड़ और गरीबी थी, लेकिन वहां के व्यापारियों की आंखों में एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक तरफ था दुनिया का सबसे अमीर अंपायर द मुगल, और दूसरी तरफ एक छोटी सी कंपनी जिसे सिर्फ 218 लोग मिलकर चला रहे। किसी ने ये नहीं सोचा था ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन 200 सालों तक इंडिया पर राज करेगी। 16वीं सेंचुरी के आखिरी तक मसाले यानी कि काला सोना, ब्लैक पेपर क्लब्स की कीमत लंदन में सोने के बराबर थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, समुद्र पर पुर्तगालियों और स्पेन का कब्जा था। अंग्रेजों को मसाले चाहिए थे लेकिन रास्ता बंद। 1599 में लंदन के कुछ बड़े मर्चेंट एडवेंचर्स एक गंदे से कमरे में इकट्ठा हुए। उनका लीडर था थॉमस स्मिथ। इन्होंने फैसला किया वो एशिया के लिए अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे, लेकिन उन्हें चाहिए था एक रॉयल चार्टर। क्वीन एलिजाबेथ की इजाजत। 31 दिसंबर 1600 जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब क्वीन एलिजाबेथ ने एक पेपर पर साइन किया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। सुनने से ही आपको समझ में आ गया होगा लंदन के मर्चेंट को ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने का अधिकार मिल गया हो। इस चार्टर ने कंपनी को 15 साल का मोनोपोली दे दिया। इसका मतलब कोई भी दूसरा ब्रिटिश व्यापारी इंडिया और इंडोनेशिया था ट्रेड नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये एक मिनी गवर्नमेंट थी जिसे जंग लड़ने और कानून बनाने का हक था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं था। उनका पहला सफर इंडिया नहीं बल्कि इंडोनेशिया गया था। इंडिया तो उनके लिए प्लान बी था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज पर सवार होकर सूरत पहुंचा। वो अपने साथ किंग जेम्स का खत लाया था, मुगल बादशाह जहांगीर के लिए। सोचिए, एक तरफ हॉकिंस जो हफ्तों से नहाया नहीं था और दूसरी तरफ जहांगीर जो हीरे जवाहरात से लदे हुए थे। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान का किताब दिया, लेकिन ट्रेड की इजाजत नहीं दी, क्योंकि पुर्तगाली वहां पर पहले से ही कब्जा कर बैठे और मुगल्स को भड़काने में माहिर थे। असली बदलाव आया 1612 में बैटल ऑफ स्वैली में। जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तब जहांगीर को लगा इन टोपी वालों में दम है। 1615 में सर थॉमस रॉय ने फाइनली वो परमिशन हासिल कर लिया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का पैर इंडिया में जमा दिया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कॉटन, सिल्क, इंडिगो और साल्ट पेट्री जो गन पाउडर बनाने में काम आता था, इन सभी चीजों का व्यापार करती थी। उनका हेडक्वार्टर लंदन में एक छोटा सा ऑफिस था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को एक बड़ी मार्केट चाहिए थी, इसलिए वह मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता अपनी फैक्ट्री खोली। कुछ सालों बाद उन्होंने देखा कि मुगल अंपायर कमजोर हो रहे थे और इसका फायदा उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू की। एक ऐसी आर्मी जो आगे चलकर ब्रिटिश क्राउन आर्मी से भी बड़ी हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म लालच से हुआ था, लेकिन इसने दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की नींव रखी। एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने बैलेंस शीट में समेट लिया। 23 जून 1757 वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा मैदान, एक तरफ बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की 50,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ 3,000 सिपाही। 1756 में 23 साल का एक गुस्से वाला नौजवान बंगाल की गद्दी पर बैठता है। सिराज उद दौला, उसे अंग्रेजों की बढ़ती ताकत पसंद नहीं थी। बंगाल उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर हिस्सा था। ग्लोबल जीडीपी में इसका योगदान 12% था और अंग्रेज यहाँ बिना टैक्स का व्यापार करना चाहते थे। सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेजों ने इल्जाम लगाया कि सिराज ने उनके 146 लोगों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से दम घुटने से कई मारे गए। यहाँ एंट्री होती है रॉबर्ट क्ल्यू की, मद्रास का एक सातिर दिमाग वाला इंसान। क्ल्यू एक सोल्जर कम था, स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा था। क्ल्यू को पता था वह मैदान में सिराज को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने चुना द पाथ ऑफ बेट्रायर।
और इस युद्ध में कई प्लेयर थे। मीर जाफर नवाब का कमांडर इन चीफ जो खुद को नवाब बनाना चाहता था। जगत सेठ दुनिया का सबसे अमीर बैंकर जिसने नवाब के खिलाफ क्लियो को फंड किया। ओमी चुंड एक मिडलमैन जिसने डील करवाई। एक सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई। मीर जाफर को नवाब बनने का वादा किया, बदले में अंग्रेजों को बंगाल की पूरी दौलत। 23 जून को दोनों फौजें आमने सामने थी। दोपहर को तेज बारिश हुई और यही था टर्निंग पॉइंट। नवाब के बारूद यानी कि गन पाउडर जो कि भीग कर बेकार हो गए और यहीं पर क्लियो चालाकी मार जाता है। क्लियो ने अपने बारूद को त्रिपाल से ढक कर रखा था। जब सिराज ने मीर जाफर को हमला करने को कहा तो मीर जाफर अपनी फौज लेकर खड़ा रहा। उसने नवाब को सलाह दी, आज पीछे हट जाते। सिराज मैदान से भागा पर पकड़ा गया और मारा गया। मीर जाफर पपेट नवाब बन गया। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना पैसा लूटा कि रॉबर्ट क्लियो ने खुद कहा था कि उसने खजाने के बीच चलकर सोना चुना। प्लेसी युद्ध के बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ। बंगाल की इंडस्ट्री खत्म हो गई और किसान गरीबी में डूब गया। यही वो पैसा था जिसने ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फंड किया। इतिहास गवाह है, जब घर की भेदी मिल जाए तो दुनिया की कोई भी विशाल फौज आपको बचा नहीं सकती। साल 1857 भारत के इतिहास का वो पन्ना जो खून से लिखा गया था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत द ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ मगर गुस्से से भरा हिंदुस्तान जिसे अंग्रेज स्पोई मुटनी कह रहे थे। वो असल में सदियों से दबी हुई आग का धमाका था। एक क्रांति एक दिन में नहीं जन्मी, इसके पीछे गहरे कारण थे। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने झांसी और अवध जैसे राज्यों को हड़प लिया। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे शासक बगावत पर उतारू थे। लगान इतना ज्यादा था कि किसान अपने ही जमीन पर मजदूर बन बैठे थे। लेकिन बारूद ढेर पर चिंगारी का काम किया नए इनफील्ड राइफल के करतूस ने। अफवाह फैल गई कि इन करतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, एक धार्मिक और जज्बाती चोट थी जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को एक कर दिया। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में एक नाम गूंजा। उन्होंने अपने ही ऑफिसर पर गोली चला दी। उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनका नाम एक नारा बन गया। असली बगावत 10 मई मीरठ में शुरू हुई। इंडियन स्पाई ने अपने अंग्रेज अफसरों को मारा और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को अपना शहंशाह हिंद घोषित कर दिया। यह जंग सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं थी, भारत के कोने कोने से नायक उभरे। कानपुर से नाना साहेब और उनके सेनापति तांतिया तोप ने अंग्रेजों की नाक में जोर कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने दिखाया कि जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। और फिर आई मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर के मैदान में जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार चलाई तो ब्रिटिश जनरल हज रोज ने भी कहा शी वाज द ओनली मैन अमॉन्ग्स रिबेल। लेकिन सवाल ये था कि इतनी हिम्मत के बाद भी हम हार क्यों गए। सितंबर 1857 तक ब्रिटिशर ने दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया। जाफर को रंगून भेज दिया गया और क्रांतिकारियों को बेशर्मी से कुचल दिया गया। 1857 की ये जंग दिख सकती है, लेकिन इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शान को कम कर दिया। अब भारत सीधा ब्रिटिश काउन के नीचे आ गया था। सबसे बड़ी बात, इसने भारत के लोगों में एक राष्ट्र की भावना जगा। 17वीं सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के शोर पर कदम रखी तो इंडिया दुनिया की जीडीपी का 24% कंट्रोल करता था। लेकिन 1947 तक जब अंग्रेज गए ये फिगर गिर कर सिर्फ 3% रह गया। रॉबर्ट क्लियो ने जब 1757 में बंगाल जीता तो सिर्फ जमीनें नहीं जीती बल्कि दीवानी राइट्स यानी टैक्स वसूली का हक भी जीता। ब्रिटिशर्स इंडियन कपड़े खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाते थे, लेकिन प्लेसी युद्ध के बाद उन्होंने इंडियन किसानों से ही टैक्स वसूला और उसी पैसे से इंडियन माल को खरीदकर यूरोप बेचा। ब्रिटेन ने इंडियन टेक्सटाइल पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, लेकिन ब्रिटिशर कपड़ा इंडिया में बिना किसी टैक्स का बिकने लगा। देखते ही देखते इंडिया एक एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स से बदलकर सिर्फ एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। हमारा कपास उनकी फैक्ट्रियों में जाता और वहाँ का कपड़ा हमारे बाजारों में बिकता। ब्रिटिशर शोषण का सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ा। परमानेंट सेटलमेंट और रोटवारी सिस्टम जैसे कानून लाए गए। इनका मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा कर वसूली। अगर बारिश न हो और फसल बर्बाद हो जाए तो भी लगान देना जरूरी था। 1770 से 1943 तक करोड़ों लोग भूखे मारे गए। विंस्टन चर्चिल की पॉलिसी राइस को डाइवर्ट कर दिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के सोल्जर के लिए, बल्कि बंगाल के लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि इंडियन ब्रेड्स लाइक रैबिट्स, ये सिर्फ एक कुदरती आपदा नहीं, मैन मेड डिजास्टर था। अक्सर कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रेलवे दी, लेकिन सच्चाई कड़वी। इंडियन रेलवे का विकास डेवलपमेंट के लिए नहीं, ब्रिटिशर फायदे के लिए बनाई गई थी। रेल लाइन पोर्ट से जोड़े गए ताकि कच्चा माल जल्दी ब्रिटेन भेजा जा सके। इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट करने वाले ब्रिटिश इन्वेस्टर इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से
5% प्रॉफिट की गारंटी दी गई। ये उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैम था। शोषण सिर्फ पैसों का नहीं, इंसानों का भी हुआ। स्लेवरी खत्म होने के बाद लाखों इंडियन गिरमिटिया बनाकर कैरिबियन, फिजी और साउथ अफ्रीका भेजे गए। उन्हें धोखे से जहाजों में भरा गया और उनसे गुलामी जैसे काम लिए गए। साथ ही दादा भाई निरोज ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है कि कैसे होम चार्ज के नाम पर इंडिया से हर साल करोड़ों पाउंड ब्रिटेन भेजे जा रहे थे। शशि थरूर के मुताबिक ब्रिटेन ने 200 सालों में इंडिया से करीबन 45 ट्रिलियन की लूट की। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन 1890 सेंचुरी के एंड तक ये चिड़िया बेड़ियों में जकड़ी जा चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आकर हमारी सियासत, हमारी इकोनॉमी और हमारी पहचान पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जुल्म का भी एक हद होता है। 19वीं सेंचुरी के आखिरी दशकों में एक नया उदय हो रहा था। ये उदय था राष्ट्रीय चेतना का। 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। शोषण बढ़ा, लेकिन साथ ही बढ़ा एक गुस्सा। इस दौरान दादा भाई निरोजी जैसे विचारों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि कैसे हमारा पैसा धीरे धीरे लंदन भेजा जा रहा है। लोगों को समझ आने लगा कि उनकी गरीबी का असली कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। एक दिलचस्प बात यह थी कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमें इंग्लिश सिखा दी ताकि उन्हें क्लर्क मिल सके, लेकिन यही इंग्लिश हमारे लिए वरुण अस्त्र बन गई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने लोगों को जगाने का काम किया। जब हिंदुस्तान ने रोजियो, वोल्टेयर और वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, तब उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। अगर ब्रिटेन में लोकतंत्र हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? अब रेलवे, पोस्टर और टेलीग्राफ ने देश को जोड़ा। अब एक बंगाली, पंजाबी और एक तमिलियन आपस में बात कर सकते थे। उनका दुश्मन एक था और उनकी आवाज भी एक होनी शुरू हो गई। 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज, यहाँ पर 72 डेलीगेट्स मिले और जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। शुरुआत में ये लोग क्रांतिकारी नहीं थे। बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेट्स का मानना था कि पिटीशन और प्रार्थना से रिफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन 95 में लॉर्ड कर्जोन ने एक ऐसी गलती जिसने आग लगा दी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खुलकर सामने आने लगी। अब मैदान में एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरंद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। तिलक ने गरज कर कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। अब आंदोलन सिर्फ कमरों में नहीं, सड़कों पर भी था। और यहाँ एंट्री होती है महात्मा गांधी की। 1950 में साउथ अफ्रीका से एक शख्स लौटते हैं जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। चंपारण, खेदा और अहमदाबाद का संघर्ष ने उन्हें किसानों का मसीहा बना दिया। जलियांवाला बाग के कत्ल आम ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन आजादी के संकल्प को और मजबूत कर दिया। सिविल डिसओबीडियंस और क्वाइट इंडिया जैसे शब्दों ने ब्रिटिश सल्तनत हिला। राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धड़कन बन चुकी थी। क्रांति की पहली बड़ी लहर बंगाल से उठी। 1897 में चेपकर ब्रदर्स ने पुणे का ब्लैक कमिश्नर रैंड को मौत के घाट उतारकर साफ कर दिया कि अब भारत चुप नहीं रहने वाला है। उधर विदेश में लाला हृदयलूर और उनके साथियों ने गदर पार्टी बनाई। उनका नारा साफ था, अंग्रेजों के खिलाफ जंग। 1992 में जब महात्मा गांधी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो पूरा देश मायूस हो गया। उन्हें लगने लगा आजादी भीख मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। यहाँ जन्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असफुल्ला खान और सचिंद्र नाथ सैयल ने 1925 में काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट को अंजाम दिया। उनका मकसद साफ था, सरकारी खजाने को लूटकर क्रांति के लिए हथियार खरीदना। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। अब मकसद आजादी नहीं बल्कि सोशलिस्ट रिपब्लिक था। 1928 में लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने JP सैंडर्स को गोली मारी और फिर 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई। क्रांति की ये आग सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक नहीं थी। बंगाल में एक मास्टर साहब थे, सूर्या सेन, जिन्हें लोग मास्टरडा कहते थे। 18 अप्रैल 1931 को मास्टरडा की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अंग्रेजों के हथियार घर पर कब्जा कर लिया और कुछ दिनों के लिए चित्तागांव को आजाद घोषित कर दिया। ये वो वक्त था जब हर गली से इनकलाब जिंदाबाद की गूंजें उठ रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में खुद को आखिरी गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उनका वादा था, आजाद ही रहे हैं,
आजाद ही रहेंगे। इन क्रांतिकारियों की शहादत ने पूरे देश के खून को उबाल दिया। भले ही इनका रास्ता अहिंसा का था, लेकिन लक्ष्य परिवर्तन था। बिना इनके बलिदान के शायद 47 को की सुबह कभी नहीं आती। 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास का वो दिन जिसका इंतजार सदियों से लोगों को था। तिरंगा लहरा रहा था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के बोल गूंज रहे थे, लेकिन ये आजादी की कीमत बहुत भारी थी। एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ चीखें। सदियों पुरानी तहजीब दो हिस्सों में कट रही थी। आज हम आजाद हवा में सांस ले सकते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए उन जवानों को जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चुना था, जो आज भी उस हिंदुस्तानियों के दिल में है जिन्हें अपने देश से प्यार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम पार्टीशन ऑफ इंडिया की बातें करेंगे। तब तक के लिए